हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चहल एकेडमी। माय नेम इज भरत धाकड़। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आईएसआई का कराची प्रोजेक्ट। आईएसआई जिसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, और ये पाकिस्तान की वो कोवर्ट स्पाइंग एजेंसी है जिसने इंडिया को समय समय पर बहुत ज़्यादा हार्म किया है। ये प्रोजेक्ट समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा और चलते हैं वापस से 1950s में, 1947 में, जब पार्टीशन हो रहा था। जब रिलीजियस बेसिस पर पार्टीशन हो रहा था तो पाकिस्तान एक एडवर्सरी के तौर पर इंडिया के खिलाफ उभरा। दैट मीन्स जब से पाकिस्तान बना है 1947 से और आज तक 2025 तक पाकिस्तान हमेशा इंडिया को हार्म ही करता रहा है, और उन स्ट्रेटेजीज में से वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज है कराची प्रोजेक्ट। जब 1947 में पार्टीशन हो जाता है तो पाकिस्तान अपने हिस्से को लेकर खुश नहीं होता है और वो रेडर्स को फ्यूल करता है और कश्मीर में भेज देता है, जिसको हम लोग जानते हैं बारामूला क्राइसिस के नाम पर। दैट मीन्स ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 के दिन कश्मीर पर इन्वेजन कर दिया। इसके बाद कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और ये हॉस्टिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होती चली गई, और आज की डेट में भी पाकिस्तान हमारा एक हॉस्टाइल नेशन है। पाकिस्तान 1950s में कश्मीर तक नहीं रुका। पाकिस्तान ने 65 में भी इंडिया को तंग किया, इंडिया के खिलाफ वॉर किया। उसके बाद 71 में भी इंडिया के खिलाफ वॉर किया। 71 में तो पाकिस्तान हारने के साथ साथ पाकिस्तान के दो हिस्से भी हो गए। दैट मीन्स द 1971 वॉर लेड टू द विविसेक्शन ऑफ पाकिस्तान। यहां पर पाकिस्तान ने थोड़ा सा रुक के सोचा। पाकिस्तान ने यह सोचा कि 48 आई लॉस्ट, 65 आई लॉस्ट, 71 आई लॉस्ट, प्लस डिवाइडेड। दैट मीन्स 71 में पाकिस्तान का ये फाइनल पॉइंट था जब उसने सोचा कि अब मैं हारा ही नहीं, मैं टूट भी गया, तो अब बेसिकली ही कुछ नई स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। दैट मीन्स सिक्योरिटी में एक टर्म होता है कन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब होता है जब दो देशों की आर्मी डायरेक्ट कन्फ्रंट करें। दैट मीन्स इफ देयर इज अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल वॉरफेयर। दैट मीन्स 48, 65 और 71 के कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमेशा से इंडिया ही जीता और आगे भी जीतेगा। क्यों? बिकॉज इंडिया की कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, और ये चीज पाकिस्तान को रियलाइज हो गई थी 1971 के वॉर में। इसके बाद पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। इसके बाद पाकिस्तान ने नई स्ट्रेटेजी ये बनाई कि पाकिस्तान ने सोचा कि डायरेक्ट वॉर में हम लोग इंडिया से नहीं जीत सकते, तो बेटर है कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाए, और वो नई स्ट्रेटेजी ये थी स्ट्रेटेजी ऑफ प्रॉक्सी वॉर। जब पाकिस्तान इस चीज पर विचार कर ही रहा था तभी अफगानिस्तान के अंदर भी चालू हो गया था मुजाहिदीन कैंपेन। और मुजाहिदीन कैंपेन भी क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉक्सी वॉर एपिसोड। वहां पर भी कोई डायरेक्ट स्टेट एक्टर्स नहीं लड़े, वहां पर क्या है, लड़कों को तैयार करके उनको लड़वाया गया। तो वो भी क्या है, एक केस स्टडी फॉर द प्रॉक्सी वॉर। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अच्छा, अफगानिस्तान में अगर हम प्रॉक्सी वॉर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन कश्मीर, व्हाई नॉट अगेंस्ट इंडिया। जब सोवियत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर हो सकता है और सोवियत को रिट्रीट करवाया जा सकता है अफगानिस्तान से 1998 में, और फाइनली सोवियत को डिसइंटीग्रेट भी किया जा सकता है 1991 में, तो क्यों नहीं इंडिया। आईएसआई ने यही सोचा और अपना पूरा जो टेरर सेटअप है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया मुजफ्फराबाद और पीओके वाले इलाके में। और यहां से चालू होता है कश्मीर की मिलिटेंसी का एपिसोड। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, और वो है मिलिटेंसी। दैट मीन्स कश्मीर में मिलिटेंसी की सिचुएशन को पाकिस्तान ने, हमारे एडवर्सरी ने, कन्वर्ट किया किधर, टेररिज्म की तरफ। टेररिज्म वो चीज होती है जब कोई भी एडवर्सरी अपने किसी गोल को फुलफिल करने के लिए, अपने किसी पॉलिटिकल गोल को फुलफिल करने के लिए मिलिटेंसी में इंटरफेयर करना चालू करता है। और यही पाकिस्तान ने किया, बिकॉज पाकिस्तान के बनाए हुए जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन सब का 90% का गोल यही था कि कश्मीर को मर्ज करवाना है किधर, पाकिस्तान में। एंड इट वाज वन ऑफ द पॉलिटिकल गोल ऑफ पाकिस्तान। दैट इज वाई मिलिटेंसी वाज कन्वर्टेड टू द टेररिज्म। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्टर का नाम है, दैट इज मसूद अजहर। मसूद अजहर एक नॉन स्टेट एक्टर है जिसको पाकिस्तान की आईएसआई ने कश्मीर के अंदर भेजा था
टू स्प्रेड द टेररिज्म, टेररिज्म स्पॉन्सर करने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए। मसूद अजहर आया भी। मसूद अजहर ने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है हरकत उल अंसार। हरकत उल अंसार ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई कश्मीर के अंदर, बहुत ज्यादा किलिंग्स की, बहुत ज्यादा टेररिज्म फैलाया। इसके बाद मसूद अजहर को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर उसको अरेस्ट कर लेती हैं। अरेस्ट करने के बाद मसूद अजहर को कस्टडी में रखा जाता है और उससे पूछा जाता है सारी डिटेल्स। अनफॉर्चुनेटली आईएसआई कई सारे मॉड्यूल्स लॉन्च करती है मसूद अजहर को रिलीज करवाने के लिए, बट मसूद अजहर जो है उसको फाइनली रिलीज हमें करना भी पड़ता है इन द कंधार हाईजैक एपिसोड। अच्छा, कंधार हाईजैक एपिसोड में जब मसूद अजहर रिलीज होता है तो मसूद अजहर पाकिस्तान जाकर सबसे पहले एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद सन 2000 में एक ग्रुप बनता है और आज भी इंडिया के खिलाफ टेररिज्म करता है। लेकिन साथ ही साथ 1989 में एक और टेररिस्ट ग्रुप बन चुका था जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा कोई नया ग्रुप नहीं था 1989 में। लश्कर ए तैयबा ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स का ही एक नया वेरिएंट था, जैसे मरकज उद्दावा वल इरशाद, जैसे जमात उद्दावा, मरकज उद्दावा वल इरशाद, और फिर इसका एक नया वेरिएंट दैट इज लश्कर ए तैयबा। तो 1989 से लश्कर ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट द इंडिया। सन 2000 से मसूद अजहर के रिलीज होने के बाद जैश ए मोहम्मद ऑपरेट कर रहा है, और ये दोनों ग्रुप्स मिलकर और भी कई सारे ग्रुप्स के साथ मिलकर जन्म देते हैं किसको, एक जॉइंट टेररिज्म को, जिसका कल्मिनेशन होता है इंडिया के खिलाफ एज अ पार्लियामेंट अटैक। पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज टैक्टिक्स फॉलो करता है और ग्लोबल ओपिनियन को मॉल्ड भी करता है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, और ग्लोबल ओपिनियन उस वक्त एंटी पाकिस्तान हो भी जाती है बिकॉज ऑफ 9/11 अटैक। बिकॉज सन 2001 में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, उस साल 9/11 का अटैक भी हुआ था अमेरिका पर। तो अमेरिका भी एंटी पाकिस्तान ओपिनियन बिल्डअप करने में लगा हुआ था और इसी का फायदा इंडिया ने भी उठाया, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी पार्लियामेंट अटैक हुआ था। अब चारों तरफ से प्रेशर था कश्मीर के ऊपर और कश्मीर में रहने वाली वो टेररिस्ट एक्टिविटीज का। दैट मीन्स अब कश्मीर में एक तरीके से हमारा पूरा फोकस था कि इतनी बड़ी घटना हो गई है पार्लियामेंट के अटैक की, अब हमें कश्मीर में बिल्कुल भी ग्रिप लूज नहीं करनी है। तो हमारा सारा फोकस कश्मीर पर भी था, हमारा सारा प्रेशर पाकिस्तान पर था, यूएस का सारा प्रेशर भी पाकिस्तान पर था। अब पाकिस्तान का जो डीप स्टेट था आईएसआई, उसने थ्रू आउट द 1990s इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को नर्चर किया था कि वो धीरे धीरे उससे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। लेकिन आईएसआई ने सोचा कि इतने सारे टेररिस्ट जो ग्रुप्स मैंने बनाए थे थ्रू आउट द 1990s, इनका कुछ तो यूज करना पड़ेगा। यहां पर पिक्चर में आता है इंडिया का अंडरवर्ल्ड, दैट इज दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम पहले ही इंडिया से भाग चुका था और यहां पर आईएसआई फिर से एक नई स्ट्रेटेजी बनाती है, और आईएसआई नई स्ट्रेटेजी में ये डिजाइन करती है कि कश्मीर में आईएसआई अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज 1990s की पूरी डिकेड में इंडियन एजेंसीज, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने अच्छी खासी ग्रिप वहां पर बना ली थी, जिसकी वजह से आईएसआई को कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा था। तो उधर से ग्लोबल लेवल पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बायलैटरल लेवल पर इंडिया प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो ये कंटेम्पलेट कर चुका है कि कश्मीर में अब हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले 10 सालों से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर ग्रिप बनाए हुए हैं। यहां पर आईएसआई कांटेक्ट करती है दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम ये कहता है कि आई कैन हेल्प यू। याद रखना, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का अच्छा खासा एक नेक्सस है। आईएसआई दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और दाऊद इब्राहिम आईएसआई को अपने ऑपरेशंस, अपने इलीगल कोवर्ट ऑपरेशंस रन करने के लिए फाइनेंस करती रहती है। दैट मीन्स दाऊद की जो गैंग है वो फाइनेंस करती है आईएसआई को, और आईएसआई की जो गैंग है, आईएसआई की जो मेंबर्स है, जो कैडर है, वो प्रोटेक्शन देता है दाऊद को। इसके बाद मीटिंग होती है कराची में, और यहां पर लॉन्च होता है एक नया कराची प्रोजेक्ट। इस कराची प्रोजेक्ट में आईएसआई, पाकिस्तान के डीप स्टेट, पाकिस्तान की मिलिट्री, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अल उम्मा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फैसला लिया जाता है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे के पूरे इंडिया में टेररिज्म को फैलाएंगे। दैट मीन्स
कश्मीर के अलावा में जितना भी रेस्ट ऑफ इंडिया है अब उसमें टारगेट किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कैसे टारगेट किया जाएगा। उस टारगेट करने में दाऊद विल हेल्प द आईएसआई। तो आईएसआई की हेल्प करेगी कौन? दाऊद की गैंग। क्योंकि दाऊद बेसिकली इंडिया में जब ऑपरेट करता था तो उसका वेस्टर्न इंडिया में, उसका कोस्टल एरियाज में बहुत अच्छा खासा होल्ड रहा है। तो दाऊद ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके, वहां की अपनी पुरानी गैंग को यूज करके आईएसआई की एंट्री दिलवाई वाया लश्कर तैयबा टू द इंडिया। तो आईएसआई की एंट्री लश्कर तैयबा के जरिए और लश्कर तैयबा की एंट्री दाऊद इब्राहिम की गैंग के जरिए इंडिया में हुई। और यहां पर टारगेट किया गया कि इंडियन मुस्लिम्स को ही रेडिकलाइज करके, कराची के जरिए वेपनाइज करके, इंडियन मुस्लिम्स के जरिए ही इंडिया में ब्लास्ट करवाए जाए। और यहां से शुरुआत होती है किसकी? होम ग्राउंड टेररिज्म की। एंड दिस वाज द कराची प्रोजेक्ट। दैट मीन्स कराची प्रोजेक्ट ने एक शिफ्ट लिया किसमें? टेररिज्म की स्ट्रेटेजी में। और टेररिज्म की स्ट्रेटेजी में शिफ्ट ये था कि कराची प्रोजेक्ट से पहले थ्रू आउट अगर द डिकेड हम लोग देखें तो टेररिज्म क्या था? स्पॉन्सर्ड था। दैट मीन्स टेररिस्ट जो थे वो अटैक करने, वो ब्लास्ट करने, वो बाहर से आ रहे हैं। लेकिन कराची प्रोजेक्ट ने क्या किया? कराची प्रोजेक्ट ने ये किया कि टेररिज्म की स्ट्रेटेजी को ही शिफ्ट कर दिया कि अब बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, अब इंडिया में ही डिसग्रंटल्ड यूथ को उठाया जाएगा, थोड़े से भटके हुए नौजवानों को ट्रेन किया जाएगा, रेडिकलाइज किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स में वेपनाइज किया जाएगा कराची के जरिए, और दाऊद के जरिए उनको लॉन्च किया जाएगा वापस से इंडिया में, एंड दे विल कमिट द ब्लास्ट। एंड दिस एंटायर मॉड्यूल वाज नोन एज द कराची प्रोजेक्ट। आई होप आपको कराची प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ इसी तरीके की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द चहल एकेडमी।